भगवान उसका हर सपना पूरा करे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ऑब्जर्व करने के लिए अपने प्रोफेसर मंत्रा का और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी वो चाहकर भी उस स्पिरिट की एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था। वीर 6 बार वहां से बचकर भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन हर बार उसका रास्ता उस चेन के द्वारा रोक दिया जाता है। हाँ, लेकिन अभी भी उस चेन ने वीर को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी और वीर प्रोफेसर मंत्रा के थ्रू लाइट सन ऑफ गॉड की एनर्जी फ्लो के सिमुलेशन के द्वारा उस चेन के अटैक को डॉज करता जा रहा था। लेकिन यह फैक्ट कि वीर इस समय एक चेन्ड अप सुपर स्पिरिट के अगेंस्ट है, इस वजह से वो अब चिढ़ने लगा था। वीर के हिसाब से उसके पास उस स्पिरिट को हराने के लिए इस समय जितनी स्ट्रेंथ थी उससे ज्यादा होनी चाहिए थी, और उसकी इस इनेबिलिटी की वजह से ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर भी वीर जानता था कि उसके लिए बेस्ट यही होगा कि वो इस जगह से अभी इसी वक्त बचकर निकलने की कोशिश करे, और इसीलिए वीर अपनी पावर को वहीं पर ही यूटिलाइज कर रहा था। जितनी बार भी वीर वहां से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, किसी न किसी वजह से वो वापस खींच लिया जाता था। हालांकि वीर को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वो छोटे बालों वाली लड़की अब ऐसे रोने लगी थी जैसे कि वो एक रोलर कोस्टर राइड पर हो। इनफैक्ट वो इतना ज्यादा चिल्लाई थी कि अब उसकी आवाज तक चली गई थी। रोते हुए अपने चेहरे पर आंसुओं के साथ वो बस केवल और केवल हेल्पलेसली वीर की बाहों में ही मौजूद थी। भले ही वीर उस स्पिरिट के एनर्जी फ्लो को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो स्पिरिट उस चेन को जिस तरह से इस्तेमाल कर रही थी, वो उसके पैटर्न और मेथडोलॉजी को मेमोराइज कर पा रहा था। वीर समझ गया था कि अगर वो उस आदमी की चेन स्किल को याद कर ले और उसके सभी मूवमेंट्स को समझ ले, तब फिर वो बिना किसी दिक्कत के उस स्पिरिट हॉल से बचकर भाग सकता है। फॉर्चुनेटली वो स्पिरिट खुद उस पिलर से बंधी हुई थी और कहीं भी मूव नहीं कर सकती थी। नहीं तो अगर वो इस तरह से चेन में बंधी हुई नहीं होती, तब तो खुद वीर उस स्पिरिट से लड़ने की जहमत भी नहीं उठाता और बस अपनी होली एंजल को बुला लेता। पर इस तरह की बैटल्स वीर के लिए बहुत ज्यादा एजुकेशनल साबित होती हैं। ऐसा बहुत ही रेयर होता है जब वीर का सामना ऐसे किसी हथियार से होता है, और यही वजह थी कि इस तरह के हथियार को देखना वीर के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग बात थी। वीर अब काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगा था। इनफैक्ट वो तो ऑलमोस्ट ये तक भूल गया था कि उसके आर्म के नीचे एक रोती हुई लड़की मौजूद है। एक्साइटेड होकर उसका दिमाग तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है ताकि वो ऐसा कोई एक रास्ता ढूंढ सके जिससे वो उस चेन को शैटर कर पाए जो इस समय उसके अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही थी। फाइनली 1 घंटे तक ऐसे ही करते रहने के बाद वीर इवेंचुअली उस हॉल से एग्जिट करने में कामयाब हो जाता है। वीर को अब इस बात पर कोई शक नहीं रह गया था कि बंधे रहने की वजह से ही उस स्पिरिट की पावर इस तरह से रिस्ट्रिक्टेड थी। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर वो आदमी इस तरह से वहां पर बंधा हुआ क्यों था, और तो और उस जगह पर कोई भी स्टैचू या स्पिरिट स्टोन भी मौजूद नहीं था। काफी ज्यादा अजीब बात है ये तो। अब क्योंकि उस जगह पर कोई भी स्पिरिट स्टोन मौजूद नहीं था, इसीलिए वीर को उस स्पिरिट को जान से मारने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। वीर जानता था कि उस स्पिरिट को मारने से उसे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उसके ऐसा करने से उस स्पिरिट को ही मदद मिलेगी, क्योंकि अगर वो स्पिरिट मर गया तो वो बस अपने खुद के स्पिरिट स्टोन में रिस्पॉन्ड कर लेगा और फिर वो इस तरह से ट्रैप्ड नहीं रह पाएगा जैसा कि वो इस समय पर है। ब्लडी ठरकी, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। छोटे बालों वाली लड़की जिसके चेहरे पर आंसुओं के निशान मौजूद थे चिल्लाते हुए कहती है, क्योंकि वीर के लगातार पकड़े रहने की वजह से उसकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ओ ओ ओ आई एम सॉरी, तुम्हारे बारे में तो मैं भूल ही गया था। वीर उस स्पिरिट से लड़ने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि वो उस लड़की के बारे में भूल ही गया था, और अभी अभी उसे याद आया कि वो एक खूबसूरत लड़की को उठाए हुए है। अगले ही पल वीर उसे वापस उसके पैरों पर खड़ा कर देता है और जिस प्लैटिनम चेन से उसने उस लड़की को बांधा हुआ था वो उसे हटा देता है। छोटे बालों वाली वो लड़की खड़े होने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसकी कमर बहुत ही ज्यादा सुन्न हो गई थी। यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी भी उसे बहुत ज्यादा सुन्न महसूस हो रही थी। वो आधी दूरी तक खड़ी तो होती है, लेकिन फिर लड़खड़ाते हुए वापस वीर की बाहों में गिर जाती है। देखो मिस, मैं जानता हूं कि मैं हैंडसम हूं, लेकिन प्लीज जरा धीमे पड़ जाओ। हाँ, इस तरह बहाने से खुद को मेरी बाहों में गिराने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही किसी को डेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, और इसके पीछे की 2 वजहें हैं।
पहली वजह तो यह है कि ऑलरेडी मेरी खुद की एक पर्सनल गर्लफ्रेंड है, और दूसरी बात, किसी को भी डेट करने से पहले जरूरी यह होता है कि वो दो लोग पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लें और एक दूसरे का मिजाज समझ लें, तभी तो उनमें कंपैटिबिलिटी होती है। लेकिन हम तो एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते। वीर उस लड़की को सीधा खड़ा रहने में उसकी मदद करता है और फिर अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उससे कहता है, भाड़ में जाओ तुम। वीर की बात सुनकर वो लड़की उसे दूर पुश करती है और एक स्टोन चेयर पर जाकर बैठ जाती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो इस समय अपाहिज हो गई हो। उसके बाद वो अपनी कमर को सहलाना शुरू कर देती है, जो इस समय बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी। वीर उस लड़की के साथ कुछ और देर तक फ्लर्ट करना चाहता था, या और कुछ नहीं तो वो जानना चाहता था कि इस जगह पर आखिर ऐसा क्या ही हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वीर कुछ भी पूछ पाता, अचानक से उसे येलोस्टोन सिटी की वॉल से बाहर एक स्केरी प्रेजेंस महसूस होती है, जो कि बहुत तेजी से मूव कर रही थी। चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ वीर की आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं और वो येलोस्टोन सिटी के गेट की तरफ देखने लगता है। बस एक बात बताओ मिस, उस स्केरी स्पिरिट के अलावा क्या इस एरिया में और भी कोई खतरनाक और हॉरिबल एलियंस मौजूद हैं? वीर उस छोटे बालों वाली लड़की से पूछता, लेकिन वो छोटे बालों वाली लड़की वीर की बात का जवाब नहीं देती है। लेकिन वीर को तेज कदमों की आहट सुनाई दे रही थी और फिर वीर को वो एलियन नजर आता है, जो कि देखने में एक बिल्ली के जैसा लग रहा था। हालांकि देखने में वो एलियन कैट के जैसा था, लेकिन साइज में वो एक एलिफेंट के जैसा था। उसके फर ऑरेंज कलर के थे और तेजी से जमीन पर धम धम करते हुए वो उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। उस एलियन को अपने सामने देखकर वीर की आईज सिकुड़ जाती हैं। जो लाइफ फोर्स वो सेंस कर पा रहा था, उससे उसे यही पता चल रहा था कि वो एक सुपर एलियन है। ये टर्की इंसान मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए जल्दी से यहाँ पर आओ और इस इंसान को अभी इसी वक्त मजा चखाओ। सरप्राइजिंगली उस सुपर एलियन को देखकर उस छोटे बालों वाली लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो तुरंत ही उस कैट की पीठ पर बैठ जाती है और उसका सर सहलाने लगती है। साथ ही उसका एक पंजा पकड़कर वो वीर की तरफ पॉइंट करती है। अपनी बड़ी राउंड आंखों का इस्तेमाल करते हुए वो एलियन बिल्ली वीर की तरफ देखती है और फिर दिल को दहला देने वाली चीख निकालती है। एक्स्ट्रा लार्ज ऑरेंज फरबॉल को इतनी जल्दबाजी में अपनी तरफ आता हुआ देखकर सिल्वर फॉक्स, जो अभी तक वीर के कंधे पर लटका हुआ था, अपने मास्टर के मूव करने से पहले खुद ही मूव करने लगता है। सिल्वर फॉक्स के सभी बाल खड़े हो जाते हैं और उसकी खाल के अक्रॉस से सिल्वर लाइट का चार्ज शुरू हो जाता है और फिर एक खतरनाक डिस्चार्ज के साथ एक सिल्वर थंडरबोल्ट उस सुपर एलियन को जा लगती है, जिसे वो छोटे बालों वाली लड़की लिटिल ऑरेंज कह के बुला रही थी। और फिर बिल्ली के तेजी से चिल्लाने और उसके ऊपर बैठी छोटी बालों वाली लड़की की तेज चीखने की आवाज एक साथ एक ही समय पर सुनाई देती है। सिल्वर फॉक्स के स्ट्राइक के बाद लिटिल ऑरेंज के सभी बाल एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। और रही बात उस छोटे बालों वाली लड़की की, तो उसके बाल तो ऐसे नजर आ रहे थे जैसे कि किसी ने उसके बालों में आग लगा दी हो। बिना हिले डुले वो सीधा लिटिल ऑरेंज नाम की कैट की पीठ से नीचे जमीन पर धम से गिर जाती है। जबकि सिल्वर फॉक्स से मिले शॉक के बाद लिटिल ऑरेंज गुस्से में आग बबूला होते हुए सीधा वीर और सिल्वर फॉक्स की तरफ लपकती है। लिटिल ऑरेंज को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सिल्वर फॉक्स एक सेकंड का भी वेट नहीं करता है और तुरंत ही अपने मास्टर के कंधे से उतरते हुए हवा में जंप करता है और हवा में ही रहते हुए वो और भी ज्यादा थंडरबोल्ट्स फायर करता है। और फिर इसी तरह से एक बार फिर से लिटिल ऑरेंज दर्द में चिचियाते हुए पीछे की तरफ गिर जाती है। लेकिन जो दर्द वो महसूस कर रही थी, उस दर्द के बावजूद वो न तो सरेंडर करने के मूड में नजर आ रही थी और न ही पीछे हटने के। सिल्वर फॉक्स लिटिल ऑरेंज का प्राइमरी टारगेट था और वो कैट अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो किसी भी तरह से सिल्वर फॉक्स को अपने जाल में फंसा सके, जो हवा में रहकर बार बार लगातार उसे बिजली के झटके दे रहा था। हालांकि लिटिल ऑरेंज की स्पीड काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी, लेकिन फिर भी वो सिल्वर फॉक्स को पकड़ने के लिए काफी नहीं थी। जितनी बार वो सिल्वर फॉक्स लिटिल ऑरेंज के अटैक को अवॉइड करता था, उतनी बार वो उसे बिजली का झटका दे जाता था। वैसे तो सिल्वर फॉक्स बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता था, लेकिन फिर उसे ऊंचा उड़ने की जरूरत भी नहीं थी। वो बस इतना ऊंचा उड़ रहा था जिससे कि लिटिल ऑरेंज उसे पकड़ने में नाकामयाब रहे, और ये चीज उस कैट के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थी।
जो अब किसी भी कीमत पर अपने इस फर वाले दुश्मन को पकड़ना चाहती थी, जो हर बार उसे मात दे जाता था। रही बात वीर की, तो उसके लिए यह नजारा बहुत ही ज्यादा दिलचस्प था। हालांकि लिटिल ऑरेंज सिल्वर फॉक्स के मुकाबले साइज में कहीं ज्यादा बड़ी थी, लेकिन अंत में थे तो दोनों के दोनों छोटे सुपर एलियंस ही। लिटिल ऑरेंज नाम की वो कैट ऐसी लग रही थी जैसे कि वो सिल्वर फॉक्स से पहले पैदा हुई हो, लेकिन पता नहीं कैसे पर उस छोटे बालों वाली लड़की के साथ उसका तालमेल अच्छा था। सिल्वर फॉक्स को यूं इस तरह से अपनी कैट को परेशान करता हुआ देखकर छोटे बालों वाली वो लड़की अपनी जगह पर फ्रीज हो गई थी। वो तो उसी समय काफी ज्यादा सरप्राइज थी जब वीर बिना किसी भी तरह का नुकसान सफर किए हुए स्पिरिट हॉल में से बचकर भागने में कामयाब हो गया था। लेकिन अब वीर के सिल्वर फॉक्स पेट को अपने खुद के पेट को यूं इस तरह से चैलेंज करता हुआ देखकर वो और भी ज्यादा सरप्राइज थी। और जिस तरह से सिल्वर फॉक्स लिटिल ऑरेंज पर अटैक कर रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लिटिल ऑरेंज को जान से मारना नहीं चाहता है, बल्कि बस उसे परेशान कर रहा है, जैसे वीर अब तक उसे परेशान कर रहा था। चोर चोर मौसेरे भाई। अपने में धीरे धीरे बढ़ रहे डर के बावजूद छोटे बालों वाली लड़की गुस्से में कहती है। छोटे बालों वाली वो लड़की जिसका नाम मीशा कपूर था, जब वो इवॉल्वर बनकर यहाँ मोराग ग्रह पर आई थी, तब उसने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरह के कचरे में भेज दी जाएगी। इस पूरी जगह पर एक भी ह्यूमन मौजूद नहीं था, और जब वो पहली बार यहाँ पर आई थी तब उसने एक एलियन को एक स्पिरिट के साथ लड़ते हुए देखा था, और इसी तरह से वो अपने आने के बाद स्पिरिट हॉल से बाहर निकलने में कामयाब हो पाई थी, और इसी तरह से ही वो यहाँ इस नो मैन्स लैंड पर आकर फंस गई थी। मीशा कपूर की किस्मत भले ही खराब हो, लेकिन एक बात इतनी अच्छी थी कि यहाँ इस शेल्टर में उसकी मुलाकात लिटिल ऑरेंज से हो गई थी। लिटिल ऑरेंज ने मीशा कपूर को उसके दुश्मन की तरह ट्रीट नहीं किया था, बल्कि वो तो उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती थी। दरअसल सच पूछो तो अब तक मीशा कपूर इस वीरान जगह में इसीलिए सरवाइव कर पाई थी क्योंकि लिटिल ऑरेंज उसके साथ थी, जो कि फ्रीक्वेंटली बाहर जाकर उसके लिए लूट कलेक्ट करती थी। जितने भी एलियंस का फ्लैश लिटिल ऑरेंज लेकर आती थी, वो सब के सब सीक्रेट ब्लड वैरायटी के ही थे, जिसे देखकर मीशा कपूर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती थी। इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद मीशा कपूर और लिटिल ऑरेंज के बीच का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। वो लोग अक्सर साथ में शिकार करते थे, और मीशा कपूर ये देख पाती थी कि कितनी आसानी से लिटिल ऑरेंज इस तरह के एलियंस का खात्मा कर देती है। लेकिन अब उसकी वही पावरफुल लिटिल ऑरेंज एक ऑपरेसिव लिटिल फॉक्स के द्वारा परेशान की जा रही है, और ये देखकर अब मीशा कपूर को लिटिल ऑरेंज की चिंता होना शुरू हो गई थी। अपने चेहरे पर कंसर्न्ड एक्सप्रेशंस के साथ मीशा कपूर पलट कर वीर को देखती है, लेकिन वीर को ऑलरेडी अपने इतना करीब आता हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है। अपने चेहरे पर स्माइल और आंखों में एक चमक के साथ मीशा को वीर इस समय उसे देखता हुआ और उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। क्या चाहते हो तुम? देखो, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं, मैं एक बहुत ही पावरफुल इवॉल्वर हूं। अपने हाथ मुझसे दूर रखो और किसी भी तरह की गलत हरकत करने की कोशिश मत करना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मीशा कपूर तुरंत ही अपनी बैटल पोजीशन में आ जाती है और वीर को वार्निंग देने लगती है। उसकी स्ट्रेंथ की बात गलत नहीं थी, लेकिन जिस टोन में वो अपनी पावर का बयान कर रही थी वो इस समय उसके काम नहीं आ रही थी। जिस इंटिमिडेशन की इस समय उसे अपनी आवाज में जरूरत थी, बस उसी चीज की उस समय उसकी आवाज में कमी थी। आफ्टर ऑल, पहले भी वीर ने बहुत ही आसानी से उसे कैद कर लिया था, और अब उसके सपोर्ट का सबसे बड़ा पिलर उसकी पेट लिटिल ऑरेंज उस आदमी के पेट सिल्वर फॉक्स के द्वारा इस तरह से परेशान की जा रही है, और इसीलिए चाहते हुए भी वो कहीं से भी उसके फेवर में नहीं आ रहा था, और अब वो पैनिक होना शुरू हो गई थी। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन पहले मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने दो। अगर तुम्हारे जवाब मेरी क्यूरियोसिटी को संतुष्ट कर पाए तो फिर मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम्हारे इस ऑरेंज फरबॉल ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश भी की थी। नहीं तो अपने इस सेंटेंस को खत्म करने से पहले वीर अपनी आवाज में खतरनाक टोन के साथ 2 बार हंसता है। नहीं तो क्या? वीर को इस तरह से हंसता हुआ देखकर मीशा कपूर का दिल बैठने लगता है और वो घबरा जाती है। अब क्योंकि इस जगह पर बस हम दोनों ही हैं, तो फिर यहाँ पर हम दोनों के बीच जो कुछ भी होगा उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा, और मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरा मूड खराब हुआ
तब तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, और अगर मेरा मूड अच्छा और खराब दोनों ही हुआ तो फिर मैं। वीर जानबूझकर मिशा कपूर के साथ ब्लफ करते हुए कहता है। हालांकि ये बात और थी कि जब मिशा कपूर ने वीर को ये शब्द कहते हुए सुने थे तो उसे गूज़बम्प्स उठने लगे थे, और ये सोच कर के वीर इस वीरान और सुनसान जगह पर उसके साथ क्या कर सकता है, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसे ऐसे कैसे तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा? हाँ तुम तो मेरे दोस्त हो। हैं? अब तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल हम दोनों के दोनों ही ह्यूमंस हैं, है ना? और इस बड़े से मुराद ग्रह में हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे रास्ते आपस में टकरा गए हैं। हमारा इस तरह से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये तो हमारी किस्मत है। हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को नाराज करके दुश्मनी मोल लेनी चाहिए। मिशा कपूर अपने चेहरे पर क्यूट स्माइल और आवाज में रिक्वेस्ट के साथ लिटरली वीर के सामने भीख मांगती है। ठीक है, चलो फिर टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? वीर मिशा कपूर को देखते हुए उससे पूछता है। मेरा नाम मिशा कपूर है। मैं एक माइनर प्रोमिनेंस के गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। अब स्पेशल मिशन का हिस्सा बनने के बाद मैंने बहुत मेहनत की है एक इवॉल्वर बनने के लिए, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी मेहनत के बाद भी मैं यहाँ इस जगह पर आकर फंस गई हूँ। इस जगह पर मेरे अलावा एक भी इंसान मौजूद नहीं है, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इस जगह को छोड़कर निकल भी नहीं पाऊंगी। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी। तुमसे यहाँ पर मुलाकात होना वाकई में किस्मत की बात है। मिशा कपूर इस समय बहुत ही ज्यादा मासूम नजर आ रही थी। देखो, अपना ये ड्रामा ना किसी और के सामने दिखाना, क्योंकि मुझे तुम्हारी इस एक्टिंग टैलेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुरा ग्रह को ज्वाइन करने के हिसाब से तुम बहुत ही ज्यादा यंग और पावरफुल हो, तो ऐसे में इवॉल्वर बनने के लिए तुमने जरूर ही टाइटन ग्रह में अपने सीक्रेट जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार कर लिया होगा, और तुम कहती हो कि गरीब फैमिली से हो। अपनी आवाज में इंसल्ट के साथ वीर मिशा कपूर से कहता है, और वीर की बात सुनकर मिशा कपूर उसे एक ऑकवर्ड स्माइल देती है। वेल, मैंने झूठ नहीं बोला है। मतलब मैं ज्यादातर अमीर लोगों के मुकाबले गरीब हूं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ज्यादातर गरीब लोगों के मुकाबले थोड़ी अमीर हूं। अपने चेहरे पर ऑकवर्ड स्माइल के साथ मिशा कपूर वीर से कहती है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें स्पिरिट हॉल में फेंकने से पहले हिचकिचाऊंगा नहीं? अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ वीर मिशा कपूर से कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, अब मैं तुम्हें वो सब कुछ बताने को तैयार हूं जो तुम जानना चाहते हो। एक बार फिर से वीर की टोन सुनकर मिशा कपूर डर गई थी, और उसके बाद वो वीर को तुरंत ही सब बताना शुरू कर देती है कि वो कौन है और लिटिल ऑरेंज के साथ उसका क्या रिश्ता है। मिशा कपूर से बात करके वीर को रियलाइज होता है कि उसमें कुछ तो खास बात है, और वो एक काउंसिलमैन की बेटी है। हालांकि कपूर फैमिली में बहुत से बच्चे थे, लेकिन हर किसी के पास पावर नहीं थी, और इतनी कम उम्र में अपने सीक्रेट जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार करने के साथ एक इवॉल्वर बनना, यही बताता है कि अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स के बीच में मिशा कपूर ही काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद वीर को मिशा कपूर और लिटिल ऑरेंज के बॉन्ड के बारे में भी पता चलता है, जो कि खुद उसके और सिल्वर फॉक्स के बॉन्ड से बहुत ज्यादा अलग नहीं था। इस तरह की चीज बहुत ही ज्यादा रेयर होती है, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है जब एलियन ह्यूमंस को अपने पोटेंशियल मास्टर्स के तौर पर अपनाते हैं। लिटिल ऑरेंज एक सेकंड जनरेशन की सुपर एलियन थी, और वीर को ये उसकी एनर्जी फ्लो को ऑब्जर्व करके ही समझ में आ गया था, और इसी से ही वीर समझ गया था कि फर्स्ट जनरेशन यानी कि लिटिल ऑरेंज की माँ जरूर ही वो एलियन होगी जिसे मिशा कपूर ने उस स्पिरिट के साथ लड़ते हुए देखा था जब वो पहली बार यहाँ पर आई थी। अब किसे पता कि वहां पर फिर क्या हुआ होगा। अपने बारे में सारी डिटेल्स बताने के बाद मिशा कपूर फिर वीर को आसपास के एरियाज के बहुत से लैंडमार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जिसमें वीर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। अब जहां एक तरफ वीर मिशा कपूर से सारी इंफॉर्मेशन ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ सिल्वर फॉक्स अभी भी लिटिल ऑरेंज के साथ खेलता हुआ उसे गोल गोल घुमा रहा था। जहां एक तरफ ये हो रहा था, वहीं वीर आराम से मिशा कपूर की बेंच पर लेटा हुआ था। मिशा कपूर के बेवरेजेस में से एक और बेवरेजेस को पीता हुआ वो साथ ही साथ उन चीज़ों को लेकर उससे सवाल भी करता जा रहा था जो उसकी क्यूरोसिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। मिशा कपूर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई उसके शरीर से एक एक बूंद करके खून निकाल रहा हो,
जब वो वीर को एक बार फिर से अपने बेवरेजेस को पीता हुआ देखती है। आफ्टर ऑल वो पिछले 6 महीने से अपने इन बेवरेजेस को बचा कर रख रही थी, लेकिन फिर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था और न चाहते हुए भी उसे वीर के इस अटैक को अलाउ करना ही पड़ रहा था और वीर उससे जो भी सवाल कर रहा था उसका उसे जवाब भी देना पड़ रहा था। बिना किसी शर्म के एक बाद एक कैन उठाकर वीर मीशा कपूर की ड्रिंक्स पीता जा रहा था। वो काफी लंबे समय से इस डेजर्ट में घूम रहा था और इसीलिए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस के रिपीटेटिव टेस्ट से वो थक गया था। इतने लंबे समय से किसी और चीज के टेस्ट की इच्छा की वजह से वो चाहकर भी खुद को मीशा कपूर की ड्रिंक्स को पीने से रोक नहीं पा रहा था। इनफैक्ट वीर ने इतनी ज्यादा ड्रिंक्स पी ली थी कि मीशा कपूर के खजाने की ऑलमोस्ट सभी ड्रिंक्स खत्म हो गई थीं और अब बस उसमें केवल एक ही ड्रिंक बची हुई थी। जब वीर के शैतानी हाथ उस आखिरी ड्रिंक्स को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तब मीशा कपूर जैसे अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर आ जाती है। अब वो खुद को और ज्यादा नहीं रोक सकती थी और इसीलिए वो आगे लपक कर खुद ही उस कैन को ले लेती है और फिर बिना एक सेकंड का इंतजार किए मीशा कपूर जल्दी से उस आखिरी कैन को ओपन करती है और एक बड़े